Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we are continuing with the part 3 of geography series. पहले हम कवर कर चुके हैं regarding black hole, different theories regarding black holes and different keywords. For example, acceleration disk, event horizon, and what is active galactic nucleus. Today we will be talking about asteroids, difference between the star, planets, and asteroids, and also missions related to it, and then the theories related to solar system and the emergence of sun. So first of all, what is the difference between a star, between a planet, and between an asteroid? जो स्टार होते हैं दे emit their light which is produced by nuclear fusion process. The light is produced within. बट जो प्लैनेट होते हैं दे आर दी लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज जो कि लाइट खुद से प्रोड्यूस नहीं करते बट दे रिफ्लेक्ट द लाइट विच दे रिसीव. देन एस्ट्रॉइड की बात करते हैं तो दे आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारे सन को ऑर्बिट करते हैं एंड मोस्टली मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है हमारे सोलर सिस्टम में वहां पे पाए जाते हैं. वो अपनी कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं करते एंड ज्यादा लाइट वो रिफ्लेक्ट भी नहीं करते हैं, इसलिए काफी फेंट इमेज उनकी दिखाई देती है हमको. इसके अलावा स्टार्स की बात करते हैं तो स्टार्स एंड एस्ट्रॉइड एंड प्लैनेट्स हम बोल सकते हैं कि साइज में वेरी करते हैं. जो स्टार्स होते हैं वो किसी दूसरे बॉडी को ऑर्बिट नहीं करते हैं. प्लैनेट्स होते हैं, मून्स होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो उनको ऑर्बिट कर रहे होते हैं. इसके साथ साथ प्लैनेट्स जो हैं वो स्टार्स को ऑर्बिट करते हैं जैसे कि हमारा सन. एंड जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो हमने बोला मार्स एंड जुपिटर के बीच में हमें देखने को मिलते हैं. देन डिफरेंट की टर्म्स होते हैं जो रॉकी बॉडीज आती हैं अर्थ की तरफ उससे रिलेटेड, जिसमें कंफ्यूजन होती है. कॉमेट, एस्ट्रॉइड, मीटियोरॉइड, मीटियोर एंड मीटियोराइट. तो कॉमेट क्या होता है? कॉमेट एक आईसी आईसी रॉक लाइक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे स्पेस में कहीं पे प्रेजेंट है एंड हमारे सोलर सिस्टम के बाहर लोकेटेड है. उसको उस आईसी रॉक ऑब्जेक्ट को हम कॉमेट बोलते हैं. बट अगर वही ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में एंटर करता है एंड मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वहां पे अगर हमें पाया जाता है तो उसी रॉक को हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं इस एरिया के अंदर. वही एस्ट्रॉइड जब मूव कर रहा होता है अर्थ की तरफ एंड अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्ट्राइक करता है तो उसको मीटियोरॉइड बोलते हैं. एंड जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका है ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से एंड जिस स्पीड से वो आ रहा है अर्थ के सरफेस की तरफ उससे हमें एक स्पार्क देखने को मिलता है, रिएक्शन होता है, जो स्टार है वो बर्न करना शुरू होता है एंड उसको हम फॉलिंग स्टार भी बोलते हैं, उसको हम मीटियोर बोलते हैं. एंड जब ये मीटियोर हमारे सरफेस पे आके टच करता है अर्थ के सरफेस पे, कई बार होता है कि ये मीटियोर्स जो होते हैं ये कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंचते पहुंचते ये बचते ही नहीं है स्टार्स. बट अगर जो रॉक पार्टिकल है अभी भी बचा हुआ है बर्न होने के बाद भी एंड वो हमारे अर्थ सरफेस पे आ रहा है तो उसको हम मीटियोरॉइड बोलते हैं. सो ये डिफरेंस होता है कॉमेट, एस्ट्रॉइड, मीटियोरॉइड, मीटियोर एंड मीटियोराइट में. एस्ट्रॉइड से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट मिशन हैं. सबसे इंपॉर्टेंट नासा का डार्ट मिशन है, दैट इज डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट. बेसिकली कोई भी बड़ा अगर एस्ट्रॉइड काइंड ऑफ बॉडी अर्थ के डायरेक्शन में आ रही है या पास बाय करने वाली है तो उस पर डेटा कलेक्ट करना एंड देन अर्थ की सेफ्टी को लेके भी डेटा कलेक्ट करने पे ये काम करता है. तो नियर अर्थ के आसपास कोई भी एस्ट्रॉइड लाइक ऑब्जेक्ट है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा लो लो कॉस्ट स्पेसक्राफ्ट है क्योंकि सोलर एनर्जी का भी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं. सोलर एरेस के थ्रू हम पावर प्रोवाइड करते हैं. देन इसमें एक कैमरा भी लगा हुआ है जो कि एक हाई रेजोल्यूशन इमेज कैप्चर करता है एस्ट्रॉइड ही जो कि अर्थ की डायरेक्शन में आ रहा है. एंड ये भी एक क्यूब सैट यूज करता है जो कि बेसिकली ताकि क्लियरर पिक्चर हम एस्ट्रॉइड की कैप्चर कर पाए, कोई उसमें एरर ना हो या कोई उसमें ग्लिचेस ना हो, कोई डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट उस फोटो में ना आए. तो क्यूबसैट जिसको लाइसा क्यूब बोलते हैं वो इसके डार्ट मिशन के अंदर यूज होता है फॉर कैप्चरिंग द इमेज ऑफ एन एस्ट्रॉइड. एस्ट्रॉइड से रिलेटेड 2029 में हम देखने वाले हैं एफोसिस एस्ट्रॉइड जो कि अर्थ को पास बाय करने वाला है, जिसपे यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उनका मिशन भी है रैमसेस, दैट इज रैपिड एफोसिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी. इस मिशन में बेसिकली जब वो एस्ट्रॉइड
पास बाय करेगा तो उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, उसके ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, ताकि फ्यूचर में भी एस्ट्रॉइड जैसे ऑब्जेक्ट से जब अर्थ की सेफ्टी की बात हम करेंगे तो कम से कम डेटा हमारे पास कलेक्टेड हो, ताकि आगे आने वाले मिशन को और हम इफेक्टिव बना पाए। एंड एफोसिस एस्ट्रॉइड इसलिए न्यूज में था क्योंकि उसका साइज जो है वो काफी बड़ा है। इट इज 375 मीटर्स वाइड, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रामसेस मिशन ऑफ ईएसए। एंड ऐसे ही हम देख सकते हैं प्रोजेक्ट नेत्रा है, जो कि स्पेस जंक की बात करता है, बट स्पेस जंक के साथ जो ऑब्जेक्ट्स पास बाय कर रहे हैं अर्थ को नियर अर्थ एटमॉस्फेयर में, उनको भी डिटेक्ट करता है, जो कि इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है, ट्रैक करता है, प्रोटेक्ट करता है, जो स्पेस में हमारे एसेट्स लोकेटेड हैं। ऑल्सो स्पेस डेब्रिस में उसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। नेत्रा, नेत्रा स्टैंड्स फॉर नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। लियो में बेसिकली जो सैटेलाइट्स हमारी लोकेटेड हैं, जो डेब्रिस वहां पे प्रेजेंट है, एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर, लियो एंड जियो के अंदर, वहां पे बेसिकली ये ट्रैक करता है, मॉनिटर करता है स्पेस ऑब्जेक्ट्स को। रेडार यूज किया जाता है, टेलीस्कोप यूज किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, कंट्रोल सेंटर्स लोकेटेड है जहाँ पे उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है। बेंगलुरु में बेसिकली लोकेटेड है, एडिशनल सेंसर्स भी हम इंडिया में प्लान कर रहे हैं ताकि एक्सपैंड किया जा सके इसको। सो 3 मिशन हो जाते हैं, डार्ट मिशन, एफोसिस एस्ट्रॉइड मिशन, दैट इज रामसेस मिशन ऑफ ईएसए, एंड देन नेत्रा प्रोजेक्ट बाय इंडिया, इसरो। देन डिफरेंट कुछ थ्योरीज हैं रिलेटेड टू कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कैसे स्टार्ट हुआ, हमारा सन कैसे फॉर्म हुआ। डिफरेंट थ्योरीज हैं, इनको हम शॉर्ट में एक बार कवर कर लेते हैं। पहली है कांत लैपलास नेबुलर हाइपोथेसिस। सो काफी पुरानी थ्योरी है, एंड ये हमें बताती है कि सोलर सिस्टम फॉर्म कैसे हुआ था। तो ये बोलती है कि एक लार्ज क्लाउड था गैस का और डस्ट पार्टिकल्स का, जिसको नेबुला बोलते हैं, वो स्पिन कर रहा था स्पेस के अंदर। एंड जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये जो क्लाउड था ये अपने ही कोर में कोलैप्स होना शुरू हो गया उसी की ग्रेविटी की वजह से, एंड बेसिकली फ्लैटन आउट हो गया एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में। अब इस डिस्क से सन फॉर्म होता है सेंटर पे, एंड डिस्क के जो पास आसपास वाला एरिया था सेंटर को छोड़ के, वहां से हमारे प्लैनेट्स फॉर्म हो जाते हैं। जो मटेरियल था वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, साथ में आ जाता है, एंड हमारा सन एंड प्लैनेट्स उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से फॉर्म हो जाते हैं। एंड बोलता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है इट बिगन फॉर्मिंग अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। सो बेसिकली ये जो फ्लैटन आउट हुई हमारी डिस्क, इट वाज ड्यू टू द एंगुलर मोमेंटम। तो कांत लैपलास ये बोलता है, 18th सेंचुरी में हाइपोथेसिस आता है। इसके बाद प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस आता है, जो कि सजेस्ट करता है जो प्लैनेट्स हैं ये छोटे और सॉलिड चंक ऑफ मैटर से फॉर्म हुए हैं, जिनको हम प्लांटेसिमल बोलते हैं। एंड यही जो मैटर के चंक थे प्लांटेसिमल जो फॉर्म हुए, यही कोलाइड किए एंड साथ में स्टक हो गए, कॉम्पैक्ट हो गए। एंड इन्हीं प्लांटेसिमल का जब साइज बढ़ता गया कॉम्पैक्शन की वजह से एंड और ज्यादा कोलिजन की वजह से, तो इवेंचुअली इन्होंने प्लैनेट्स का फॉर्मेशन किया। सो ये जो नॉर्मल हाइपोथेसिस हम देखते हैं कि नेबुला से फॉर्म हुआ, नेबुला के कोर से हमारा सन फॉर्म हुआ, उसकी बात नहीं करता है, प्रोटो प्लैनेट और प्लांटेसिमल प्लैनेट्स की बात करता है ये। देन बिग बैंग थ्योरी, जो कि यूनिवर्सली सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है, ये हमें यही बताती है कि जो यूनिवर्स था जब वो स्टार्ट हुआ तो सिंगुलैरिटी से स्टार्ट होता है, एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर था, 13.8 बिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट होता है। एंड देन रैपिडली जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड करता गया, इवेंचुअली ग्रो करता गया, एंड धीरे धीरे मैटर जो है वो कॉम्पैक्ट हुआ, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ, एंड ऑल्सो प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। एंड क्योंकि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो उसकी डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए हम देखते हैं कि कॉन्टिन्यूसली नए प्लैनेट्स, नए स्टार्स, नई गैलेक्सीज का बर्थ होते जा रहा है हमारे यूनिवर्स के अंदर। देन लास्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉर्पेनिकन हेलियोसेंट्रिक मॉडल। सो इस मॉडल से पहले लोग ये बिलीव करते थे कि जो अर्थ है वो सेंटर है यूनिवर्स का, बट कॉर्पेनिकन हेलियोसेंट्रिक मॉडल जो है, जो कि निकोलस कॉर्पेनिकस ने प्रपोज किया था इन दी 16th सेंचुरी, उन्होंने बोला कि जो सन है इट इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, एंड सन के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, एंड जो अर्थ है वो सेंटर पे नहीं है, वो उसको ऑर्बिट करती है सन को। सो ये आइडिया काफी ज्यादा रिवोल्यूशनरी था उस टाइम पे, एंड ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 4 थ्योरीज हैं दैट बिकम्स
important regarding the birth of solar system, regarding the birth of sun and different planets. So ये कुछ different aspects थे regarding asteroids, regarding 3 missions that are important for asteroids. What is the basic difference between comet, asteroid, meteoroid, meteor and meteorite, and the basic difference between star, planet and asteroid. To get a detailed overview of these topics, you can revisit the GS1 geography playlist on our channel. Thank you so much for joining, everyone.